मेरा नाम निशा है। ये कहानी 8 साल पुरानी है, जब हम सब लोग एक साथ एक ही घर में बहुत खुशी खुशी रहते थे। हमारी ज़िंदगी में इतनी ढेर सारी खुशियाँ थी कि हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं हुई थी। मेरे पापा ने अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से हम दोनों बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया, हमें अच्छी ज़िंदगी दी। मेरी मम्मी ने हम दोनों भाई बहन को अच्छे संस्कार दिए थे। मेरे भैया मुझसे 7 साल बड़े थे। मेरे भैया को तो मम्मी पापा बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि उनसे उनकी ढेर सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। पापा चाहते थे कि भैया हाई एजुकेटेड बने और किसी काबिल बने, जिससे पापा का सीना गर्व से चौड़ा हो सके। हमारे सभी रिश्तेदार हमारी फैमिली की बहुत तारीफ किया करते थे, क्योंकि हम दोनों ही भाई बहन बहुत संस्कारी थे और देखने में भी बहुत अच्छे थे। मेरे पापा की मोहल्ले में और रिश्तेदारों में बहुत इज्जत थी। सब लोग उनसे इज्जत से बात किया करते थे। वो समय एक ऐसा समय था जब हमें हमारी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं हुई थी। ज़िंदगी इतनी हसीन लगती थी, ऐसा लगता था जैसे ज़िंदगी के अंदर कभी कोई परेशानियां ही नहीं होती। हमारे पापा हम लोगों पर परेशानी आने से पहले ही उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया करते थे। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें ज़्यादातर उम्मीदें भैया से ही थीं। पापा का मानना था कि बेटियां सिर्फ इसलिए होती हैं कि उनको उनकी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी जीने दी जाए। जब तक वो जवान नहीं हो जाती, सिर्फ तब तक उनकी पढ़ाई पूरी करवाई जाए और फिर कम उम्र में ही उनके लिए अच्छा सा वर देखकर उनकी शादी कर दी जाए। मगर मेरा मानना था कि अगर लड़कियां अपना सपना पूरा करना चाहती हैं तो लड़की और लड़कों में भेदभाव क्यों किया जाता है? क्या पेरेंट्स का सहारा सिर्फ लड़के ही बन सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं? मैं चाहती थी कि मैं भी हाई एजुकेशन करूं और किसी काबिल बन जाऊं। मैं भी भैया की बराबरी करना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी इतना मौका ही नहीं दिया। उनका कहना था कि पढ़ाई करने के बाद तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, मगर मैं चाहती थी कि मैं नौकरी करूं। मुझे जॉब करने का शौक था। मैं अपना ये शौक पूरा करना चाहती थी, मगर मेरे पेरेंट्स शुरू से ही मुझे जॉब करने की परमिशन नहीं देते थे, बल्कि वो भैया को फुल सपोर्ट करते थे। भैया जैसा कहा करते थे, उनके साथ वैसा ही किया जाता था। भैया की पढ़ाई में पापा ने बहुत पैसा लगाया था और फिर फाइनली भैया की स्टडी कंप्लीट हो गई तो भैया ने छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ली थी। अभी उनकी नौकरी की शुरुआत थी, इसलिए वो ज़्यादा पैसे लेकर तो नहीं आते थे, मगर इतना होता था कि पापा को भैया से कुछ सहारा मिलने लगा था। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग इसीलिए पैसों की अहमियत बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि हमारे लिए सबसे अहम हमारी इज्जत थी। मेरे पापा ने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे या फिर उनकी इज्जत पर कोई आंच आए। वो मुझे भी हमेशा यही बात समझाते थे कि कभी भी कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम्हारे पापा की इज्जत खराब हो। लड़कियां बहुत मासूम होती हैं और लड़कों की बातों में आसानी से आ जाती हैं। मेरे पापा मुझसे कहते थे कि कभी भी कोई लड़का तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाए या तुमसे उल्टी सीधी बातें करे तो किसी लड़के की बातों में मत आना। मैं अपने पापा की बात को अच्छी तरह से समझती थी। मेरे पापा ने मुझे यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद हो तो कोई गलत कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में सोच लेना। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद के मुताबिक नहीं करवाएंगे। अगर हमें तुम्हारी पसंद ठीक लगी तो हम तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर फैसला लेंगे, लेकिन कभी भी तुम्हें अपने फैसले से निराश नहीं होने देंगे। मैं अपने पापा की कही एक एक बात को अच्छी तरह से समझती थी और उनको तसल्ली दिया करती थी कि मेरी वजह से आपको कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। मैं कभी आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगी, कभी आपकी इज्जत को खराब नहीं होने दूंगी। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को अपनी तरफ से खुश रखने की कोशिश करूंगी। आप मुझ पर भरोसा रखिए। हमारे समाज में हर घर में बेटियों को ही क्यों माँ बाप की इज्जत ना खराब करने के टिप्स दिए जाते हैं। ऐसा सब कुछ लड़कों को क्यों नहीं समझाया जाता? हालांकि ज़्यादातर अपराध लड़कियों से नहीं बल्कि लड़कों से होते हैं। लड़के ही लड़कियों पर गंदी नज़र डाल के उनके साथ गलत करते हैं। अगर यही सीख सारे माँ बाप अपने बेटों को भी दिया करें तो शायद इस समाज में लड़कियों के साथ गलत काम होने बंद हो जाएं। फिलहाल हमारी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल गुजर रही थी। हम लोग बहुत खुश थे। भैया जब से नौकरी पर लगे थे पापा बहुत खुश थे। पापा बेफिक्र हो गए थे कि अब उनका बेटा भी जिम्मेदारी संभालने लायक हो गया, लेकिन भैया आजकल ना जाने किस काम में लगे हुए थे। ज़्यादातर वो बिजी ही रहते थे। मम्मी कभी कभी पापा से शिकायत करने लगी थी कि हमारे बेटे को ना जाने क्या हो गया, ना तो वो घर में किसी से ठीक से बात करता है और ना ही रात को जल्दी घर आता है। पापा कहते थे कि वो जवान हो गया,
जवान लड़के जब कारोबार में पड़ जाते हैं तो उनको घर आने में देर सवेर हो ही जाती है और बातें करने का भी समय नहीं मिलता। मम्मी तो भैया के लिए बहुत फिक्रमंद रहती थी। मैंने देखा था कि जब हम सब लोग खाना खा रहे होते थे तो भैया के पास किसी की कॉल्स आती रहती थी और जब भैया हम सब लोगों की वजह से कॉल रिसीव नहीं करते थे तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती थी। मैं समझ गई थी कि ज़रूर भैया को किसी से प्यार हो गया। ऐसा तो आजकल नॉर्मल सी बात है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही लड़के लड़कियों को पार्टनर्स की ज़रूरत हो जाती है। मैं तो ज़्यादातर घर में ही रहती थी और मुझे अपने पापा की इज्जत का बहुत अच्छे से ख्याल था, इसीलिए मैं तो कोई ऐसा कदम उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। भैया को कोई लड़की पसंद आ गई थी, वो उससे प्यार करने लगे थे। ये अच्छी बात थी, मगर ये उम्र उनकी इन कामों की नहीं थी, बल्कि उन्हें अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि पापा ने उन्हें बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया था। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे जब एक दिन भैया और पापा आपस में बातें कर रहे थे। भैया ने पापा से कहा था कि उन्होंने अपनी जॉब के अलावा भी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक नए काम को अंजाम दिया है। पापा ने उनसे पूछा था कि अच्छा ऐसा भी कौन सा काम है, तो उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि हम कुछ लोगों का ग्रुप बनाएं और वो लोग हमें हर महीने कुछ पैसों की ईएमआई इन्वेस्ट किया करें और फिर हर महीने हर एक मेंबर के नाम से उसकी कमेटी खोल दी जाए। जिसकी कमेटी निकला करेगी उसे वो पूरी रकम दे दी जाए। इस तरह हम बहुत सारे लोगों से कहेंगे कि वो हमारे पास कमेटी डालें, अपने पैसे इन्वेस्ट करें, इससे उन्हें फ़ायदा होगा। और हमने सोचा है कि हम हर महीने एक लकी ड्रॉ भी किया करेंगे। अगर हमारे ग्रुप में 20 लोग हैं तो हम उन 20 लोगों का लकी ड्रॉ किया करें, जिसमें हम हर महीने लकी ड्रॉ कूपन का इंतज़ाम करें और वो लकी ड्रॉ कूपन सिर्फ उन्हीं ग्रुप के लोगों को दिए जाएं जो हमसे जुड़े हुए हैं और वो सब लोग हमारे कूपन को 100 रुपये में ख़रीदें। इस तरह हमें भी कुछ पैसे मिलेंगे और फिर उनमें से आधे कूपन्स में हम कोई ना कोई गिफ्ट ऑफर रख देंगे और इस तरह लकी विनर को गिफ्ट दे दिया करेंगे। और जिनका कूपन खाली जाएगा उन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। वो लोग जिस तरह से हर महीने हमें अपनी रकम इन्वेस्ट करते हैं इसी तरह से करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा ये कमेटी वाला काम आगे तक जाए, हमसे बहुत सारे लोग जुड़ जाएं। पापा कहने लगे कि तुम्हारा ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, चलो तुम अपने काम की शुरुआत करो। कुछ लोगों को मैं तुम्हारी इस स्कीम के बारे में बता दूंगा और हम घर वाले भी तुम्हें हर महीने पैसे दे दिया करेंगे। लकी ड्रॉ वाला काम भी बहुत अच्छा है। पापा को मेरे भैया का दिमाग इस तरह इस काम में लगाना बहुत पसंद आया था। पापा बहुत खुश थे। भैया और उनके कुछ दोस्तों ने भी उनको इस काम में मदद की थी। ये स्कीम बहुत सारे लोगों को समझाई गई थी। भैया की स्कीम से काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके थे। ये एक तरह की लॉटरी सिस्टम था। इस लॉटरी सिस्टम में हर महीने लोग पैसे जमा करें और फिर ग्रुप के किसी भी एक मेंबर की हर महीने एक बार लॉटरी निकलनी होती थी, जिसे टोटल अमाउंट मिलना होता था। भैया का ये काम बहुत अच्छा चल रहा था। भैया के ग्रुप से लगभग 50-60 लोग जुड़ चुके थे और उन्होंने 10-10 लोगों का अलग अलग ग्रुप बनाया था। लोग बहुत भरोसा करके मेरे भैया को पैसे देकर जाते थे। कुछ हमारे मोहल्ले के लोग थे, कुछ मेरे भैया के दोस्तों के रिश्तेदार थे, कुछ मेरे पापा के जानने वाले थे। इस तरह बहुत सारे लोगों का पैसा मेरे भैया के पास जुड़ रहा था। कुछ ऐसे ज़रूरतमंद लोग थे जिन्हें अपनी बेटियों की शादी करानी थी, कुछ ऐसे ज़रूरतमंद लोग भी थे जिन्हें अपनी ज़रूरत को पूरा करना था, तो कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें अपने इन पैसों से अपना मकान बनाना था। इस तरह लोगों के थोड़े थोड़े हर महीने पैसे जुड़ जाते थे और फिर जब एक साथ बड़ी रकम किसी को मिलती है तो उससे उसकी बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। इस दौरान भी सब कुछ ठीक चल रहा था। भैया को मैंने कई बार देखा था, वो रात के टाइम पर किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे होते थे, कभी छत पर जाते तो चैटिंग कर रहे होते थे। कभी कभी तो मैंने उन्हें वीडियो कॉल भी करते हुए देखा था, जिस पर मैंने उस लड़की को भी देख लिया था जिस लड़की से भैया प्यार करने लगे थे। ये लड़की कौन थी और कहाँ की थी ये तो मैं नहीं जानती थी, क्योंकि मैंने अभी तक भैया को उससे बातें करते हुए चोरी चुपके ही देखा था। भैया ने उस लड़की के बारे में हम में से किसी को भी कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब मम्मी चाहती थी कि वो भैया की शादी कर दे। घर में बहू आ जाएगी तो मेरा भी साथ हो जाएगा। भैया मुझसे उम्र में बड़े थे, इसलिए उनकी शादी पहले होनी थी। मम्मी ने जब भैया से उनके रिश्ते के बारे में बात की तो भैया कहने लगे कि वो अभी शादी नहीं करना चाहते,
मैंने तो मम्मी को यही बताया था कि भैया ज़रूर आपको अपनी पसंद की लड़की के बारे में बता देंगे, मगर भैया ने जब ये कहा कि उन्हें अभी शादी ही नहीं करनी और उन्होंने उस लड़की के बारे में भी मम्मी को कुछ नहीं बताया, मैं तो तब दंग ही रह गई थी। क्या सच में ये दोनों अभी शादी नहीं करना चाहते थे? फिर मैंने सोचा कि मुझे इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ये उन दोनों का पर्सनल मैटर है, क्योंकि मम्मी पापा भी इस बात पर खामोश हो गए थे। भैया शादी से साफ इनकार कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि अभी मुझे शादी के लिए 2 साल का समय चाहिए, लेकिन अभी मेरी शादी में भी टाइम था। मैं घर में ही रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। मेरे दिन बहुत अच्छे और सुकून भरे गुजर रहे थे। मुझे इंटर कंप्लीट हुए 6 महीने हो गए थे। भैया ने अपने कमेटी वाले बिजनेस का ऑफिस हमारे ही घर में बनी हुई बैठक में बना लिया था। भैया अपनी जॉब से फ्री होने के बाद अपने ऑफिस में बैठ जाते थे। वहीं पर उनके पास उनके ग्रुप के सारे लोग आते थे और वहीं पर उनके सारे दोस्त वगैरह भी आते थे, जिनके साथ भैया वहां बैठकर बातचीत किया करते थे। इस दौरान मेरा एक रिश्ता आया था। मम्मी पापा को ये लड़का बहुत पसंद था। लड़के वालों को भी मैं बहुत पसंद थी। लड़के वाले चाहते थे कि शादी जल्द से जल्द हो जाए, मगर मेरे पापा इतनी जल्दबाजी में मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने लड़के वालों से फौरन ही मना कर दिया था कि हम अपनी बेटी की शादी आराम और तसल्ली से करेंगे। हम चाहते हैं कि पहले हम अपने बेटे की शादी कर दें, उसके 1 साल बाद हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। लड़के वालों को ये शर्त मंजूर तो नहीं थी, मगर फिर उन्हें मुझे ही अपने घर की बहू बनाना था, इसलिए उनको पापा की ये बात माननी पड़ गई थी। पापा चाहते तो उसी समय मेरी शादी कर सकते थे, लेकिन पापा सिर्फ इस वजह से मजबूर थे कि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। उनके पास ज़्यादा सेविंग्स नहीं थी। वो चाहते थे कि 2-3 साल तक भैया की जॉब करने से पापा के पास थोड़े बहुत सेविंग्स हो जाएंगी, क्योंकि पापा जो सैलरी घर में लेकर आते थे वो सभी महीने के खर्च में ख़त्म हो जाती थी, और जो थोड़ी बहुत बचती थी उनसे ज़्यादा सेविंग्स नहीं हो पाती थी। वो किसी ऐसे इमरजेंसी टाइम के लिए उठाकर रख दी जाती थी जो मुश्किल समय में काम आ सके। भैया जो अब थोड़े बहुत पैसे अपनी जॉब की सैलरी से लाने लगे थे, उसमें से आधे पैसे तो भैया ही अपने खर्च के लिए अपने पास रखते थे, जबकि आधे पैसे पापा के पास आ जाते थे। पापा ने इन पैसों की भैया के पास ही कमेटी डाल दी थी। ये कमेटी लगभग 4 लाख रुपए की थी, जो मेरे पापा ने पूरे 4 साल के लिए डाली थी। उन्होंने सोचा था कि जब वो 4 साल के बाद मेरी शादी करेंगे तो यही कमेटी के पैसे उनके काफ़ी काम आएंगे। मेरे पापा मेरी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते थे। लड़के वालों की जिद पर मेरा रिश्ता तो तय हो गया था और वो शादी रुक कर करने के लिए भी मान गए थे, लेकिन अभी भी पापा मेरी शादी से पहले भैया की शादी करना चाहते थे। मम्मी का कहना था कि घर में बहू आ जाएगी तो बेटी के जाने के बाद मुझे बेटी की कमी महसूस नहीं होगी, मम्मी अकेली न रह जाए, इसीलिए पापा चाहते थे कि भैया की शादी पहले हो। पापा मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए मम्मी का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा करते थे। देखा जाए तो मेरे पापा को अपने पूरे ही परिवार की हमेशा फिक्र लगी रहती थी और वो ये नहीं चाहते थे कि कभी भी हमारे घर में कोई बड़ी परेशानी आए। भैया तो ना जाने क्या क्या करते रहते थे। मैं तो इन सारी बातों से अनजान थी, लेकिन पापा को भैया पर बहुत भरोसा था। पापा ने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की थी कि भैया की पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है। बस वो हमेशा भैया से यही कहते रहते थे कि कभी अगर किसी मदद की ज़रूरत हो तो अपने पापा को ज़रूर बताना, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। मगर हम लोग भैया की एक हरकत से बहुत परेशान थे। हमने नोटिस किया था कि भैया ज़्यादातर मोबाइल पर किसी से बातें करते रहते थे। ये तो मैं जानती थी कि भैया किसी लड़की से बात करते हैं, लेकिन मम्मी पापा इस बात से अनजान थे। भैया का ध्यान अब उनके काम से भी हट गया था, क्योंकि ऑफिस से भी पापा के पास शिकायतें आने लगी थीं कि आपका बेटा अपने काम पर ध्यान नहीं देता। एक दिन मेरे भैया के ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय मेरे पापा को मिल गया था और उसने पापा को बताया था कि आपके बेटे का ध्यान ना जाने कहाँ रहता है। वो किसी से फ़ोन पर बातें करने में इतना बिजी रहता है कि उसे काम की कोई समझ बूझ ही नहीं है। वो अपने काम में मन नहीं लगाता। कई बार तो बॉस उसे नौकरी से निकालने की धमकी भी दे चुके हैं। जब पापा ने ये बात सुनी तो पापा बहुत घबरा गए थे और उन्होंने इस बारे में भैया से बात करने का फैसला किया। पापा काफ़ी रात तक भैया के घर आने का इंतज़ार करते रहे थे। जब भैया घर आए तो पापा ने उनसे बात की और कहा कि बेटा, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? आखिर कौन है जिससे तुम फ़ोन पर बातें करते रहते हो? तुम घर में भी ज़्यादा समय नहीं देते और ज़्यादातर घर से बाहर रहते हो। ऑफिस में भी मन लगाकर काम नहीं कर रहे। आखिर क्या बात है? तो भैया कहने लगे कि पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ऑफिस रोज़ जाता हूँ और रोज़ ही काम करता हूँ।
जिसने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है बहुत गलत दी है। पापा कहने लगे कि अच्छा ठीक है, मगर तुम मन लगाकर काम करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाए। भैया पापा की बात को उस दिन समझ तो गए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ समझने की एक्टिंग की थी। भैया से उनके ग्रुप से जुड़े हुए कुछ लोग भी उनसे मिलने के लिए आते थे, तो भैया के पास उनसे मिलने का वक्त ही नहीं होता था। न जाने भैया को क्या हो गया था, वो उन लोगों से भी कोई बात नहीं करते थे। एक दिन मैं चोरी चुपके भैया की बातें सुनने के लिए उनके कमरे के बाहर कान लगाकर खड़ी हुई थी, क्योंकि भैया देर रात तक फ़ोन पर बातें करते थे। वो इस लड़की से बात कर रहे थे जिससे वो प्यार करते थे। मैंने भैया को इतना कहते सुना था कि मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ, तुमसे मुझे प्यार जो इतना हो गया, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है, मैं तुम्हारी खातिर ये सारी दुनिया भी छोड़ सकता हूँ। भैया के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर ऐसी कौन सी लड़की थी जिसके प्यार में भैया पागल हो गए थे। बस मेरी यही गलती थी कि मुझे इस बात पर कोई एक्शन लेना चाहिए था। मैंने भैया की इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था। मुझे तो लगा था कि शायद लवर्स इसी तरह की बातें करते हैं, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि भैया का कहा हुआ एक एक शब्द बिल्कुल सच होने वाला है। भैया उस लड़की की खातिर सच में सब कुछ कर गुजरने को तैयार थे। आखिर वो लड़की कौन थी और भैया से ये सब कुछ क्यों करवा रही थी? क्या वो भी मेरे भैया से सच्ची मोहब्बत करती थी? इस सवाल का जवाब भी मुझे बहुत जल्द मिल गया था, क्योंकि मेरे भैया ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से हम लोग एक बहुत बड़ी परेशानी में आ गए थे। हमें तो भैया से ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि भैया हमारे साथ कभी कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। हम लोग नोटिस कर रहे थे कि भैया उन लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते थे जो उनकी स्कीम से जुड़े हुए थे। इतने ढेर सारे लोगों के पैसे और उनकी ढेर सारी उम्मीदें भैया से जुड़ी हुई थी, तो फिर भैया उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? भैया ने तो उन लोगों का पैसा जमा करके उन लोगों को बड़ी रकम देने का वादा किया था, जैसा कि कमेटी डालने पर होता ही है। ऐसा ही कुछ मेरे भैया भी किया करते थे, और वो हर महीने लकी ड्रॉ भी कर रहे थे, जिसमें जो लोग कूपन खरीदते थे और उनको उनमें से कुछ लोगों को गिफ्ट मिलते थे। इससे कुछ लोगों को फ़ायदा होता था तो कुछ लोगों को नुकसान भी होता था। ये तो लकी ड्रॉ था, जिसकी मर्जी चाहे वो कूपन खरीद सकता था। मेरे भैया इसमें किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते थे, लेकिन जो महीने की कमेटी के पैसे होते थे वो सभी को टाइम से देने पड़ते थे। भैया घर में हम सब लोगों के साथ भी बहुत कम समय बिताने लगे थे। अब देखा जा रहा था कि भैया अपनी नौकरी छोड़ चुके थे। पापा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने भैया पर बहुत गुस्सा किया था, लेकिन पापा के इतना गुस्सा करने के बावजूद भी भैया को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। हम लोगों की समझ नहीं आ रहा था कि भैया को आखिर ऐसा भी क्या हो गया। तब आधी रात का समय था, जब मेरे मम्मी पापा अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे, जबकि मैं अपने कमरे में थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अपने मोबाइल में सीरियल देख रही थी। तभी अचानक मुझे भैया के कमरे की तरफ से कुछ खटर पटर की आवाज़ सुनाई दी। भैया का कमरा मेरे कमरे से जस्ट बराबर में ही बना हुआ था। मैंने सोचा कि रात के समय भैया अपने कमरे में क्या कर रहे हैं, क्या वो अभी भी जाग रहे हैं। पहले तो काफ़ी देर तक मैंने ये सब कुछ इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब लगातार मुझे खटर पटर की आवाज़ आती रही तो फिर मैं मोबाइल बंद करके अपने कमरे से बाहर निकली और देखने लगी कि आखिर भैया अपने कमरे में क्या कर रहे हैं। भैया के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने चुपके से झांक कर देखा तो भैया अपना बैग पैक कर रहे थे। अलमारी से कपड़े निकालकर बैग के अंदर रख रहे थे। आखिर भैया कहाँ जा रहे थे और रात के समय उन्हें पैकिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? मुझसे ये सब बाहर खड़े होकर देखा नहीं गया, इसलिए मैं दरवाज़ा खोलकर भैया के कमरे के अंदर चली गई। मुझे अचानक देखकर भैया चौंक गए थे और वो घबराने लगे। कहने लगे कि तुम अभी तक सोई नहीं हो। मैंने कहा भैया मुझे नींद नहीं आ रही थी, आपके कमरे से आवाज़ सुनी तो मैं आपको देखने के लिए आ गई कि आखिर आप क्यों जाग रहे हो। भैया आप ये पैकिंग क्यों कर रहे हो, आपको क्या कहीं जाना है? भैया ने घबराते हुए मेरी बात का जवाब दिया कि हाँ मुझे अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना है। मैंने कहा कौन से काम के सिलसिले में? नौकरी तो आप छोड़ ही चुके हो और बस आपका स्कीम वाला काम ही चल रहा है, उसमें भी आप लोगों से ढंग से बात नहीं करते। आपको पता है कि लोग पापा से आकर आपकी शिकायतें करते हैं। भैया कहने लगे कि अच्छा धीमी आवाज़ में बात करो, कहीं मम्मी पापा ना उठ जाएं। मैंने कहा भैया कि आप अपने जाने की खबर मम्मी पापा को नहीं दोगे? तो भैया कहने लगे कि नहीं, अभी मैं उन्हें ये खबर देकर परेशान नहीं करना चाहता। तुम चाहो तो सुबह बता देना कि मैं अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ, 1-2 दिन में वापस लौट आऊँगा।
मैंने कहा, भैया आप मम्मी पापा से ये बात क्यों छुपा रहे हो, और अगर आपको जाना ही था तो आपको रात का ही समय मिला था। भैया कहने लगे कि तुम कितने सवाल करती हो, खामोश हो जाओ, मैं मम्मी पापा से खुद बात कर लूँगा, उन्हें खुद सब कुछ समझा दूंगा। मैंने कहा, अच्छा आप कितने दिनों में आओगे? इतना ढेर सारा सामान लेकर जाने की क्या ज़रूरत है? क्या आप परमानेंट वहीं पर शिफ्ट हो जाओगे? यहाँ आने का इरादा नहीं है क्या? भैया कहने लगे, मेरी माँ खामोश हो जाओ, तुम कितने सवाल करती हो, चलो जाओ अपने कमरे में। मैंने कहा, नहीं नहीं भैया, आप मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब दो। भैया कहने लगे कि सुबह मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, अभी तुम अपने कमरे में जाओ। भैया ने मुझे ज़बरदस्ती अपने कमरे से निकाल दिया था। फिर मैं अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि आखिर भैया ये सब क्या कर रहे हैं। भैया तो बहुत बदल चुके हैं, न जाने वो कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई थी और यही सोचते सोचते सो गई थी। सुबह जब मैं सोकर उठी तो दिन के 9 बज रहे थे। फ्रेश होने के बाद जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि भैया अपने कमरे में मौजूद ही नहीं है। भैया का कमरा खाली देखकर मैंने सोचा कि कहीं भैया चले तो नहीं गए। मैं मम्मी से जाकर पूछती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मम्मी पापा को सब कुछ बता देंगे। मैं जब किचन में मम्मी के पास गई और मैंने मम्मी से पूछा कि क्या भैया जा चुके हैं, तो मम्मी अनजान नज़रों से मुझे देखने लगी और कहने लगी, क्यों, तुम्हारा भाई कहाँ जाएगा, वो तो अपने कमरे में सो रहा है। मैंने कहा, नहीं नहीं मम्मी, भैया अपने कमरे में नहीं है। मेरी बात सुनकर मम्मी चौंक गई थी और कहने लगी, कहाँ गया है वो इतनी सुबह सुबह, उसने तो आज नाश्ता भी नहीं किया। मैंने कहा, मम्मी कल रात वो अपना सामान पैक कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भी था कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और कहा कि वो आप दोनों को सब कुछ बताकर ही जाएंगे। मुझे लगा था कि वो रात के टाइम पर पैकिंग कर रहे हैं और सुबह जाएंगे, तो क्या वो उसी समय चले गए थे? मम्मी कहने लगी, ये बात हमें तो नहीं पता, हमें तो उसने कुछ भी नहीं बताया। मम्मी ने जल्दी से मोबाइल उठाया और भैया को कॉल करने लगी। मम्मी के होश उड़ गए थे क्योंकि भैया का नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। मम्मी बहुत परेशान हो गई थी। मम्मी ने फौरन ही पापा के कमरे में जाकर उनको ये बात बताई। पापा भी ये बात सुनकर घबरा गए थे। पापा कहने लगे कि तुमने अपने भाई से नहीं पूछा कि वो कहाँ गया है? मैंने कहा, पापा मैंने तो उनसे पूछने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। पापा कहने लगे कि तुमने हमें उसी समय क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा भाई पैकिंग कर रहा है और कहीं जाने की तैयारी कर रहा है, हम उसे उसी समय रोक लेते। मैंने कहा, पापा मुझे आइडिया ही नहीं था कि भैया आप दोनों को बताए बिना ही इस तरह से घर से निकल जाएंगे। पापा भी लगातार भैया का नंबर ट्राई कर रहे थे, लेकिन भैया का नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। मैंने भी अपने मोबाइल से कई बार भैया का नंबर डायल किया, लेकिन भैया का नंबर तो लग ही नहीं रहा था। हम लोग भैया की तरफ से बहुत परेशान हो गए थे। मैंने पापा को बताया था कि भैया ने कहा था कि वो अपने काम के सिलसिले में कहीं जा रहे हैं, 1-2 दिन में ही आ जाएंगे, मगर कहाँ जा रहे हैं ये उन्होंने मुझे नहीं बताया था। पापा कहने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा काम आ गया जिसके लिए उसे घर से जाना पड़ा और उसने हमें भी नहीं बताया। हम सब भैया के लिए बहुत फिक्रमंद हो रहे थे, मगर भैया को तो कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। ना तो भैया का नंबर लग रहा था और ना ही भैया के किसी भी दोस्त को उनके बारे में कुछ पता था। भैया के सारे ही दोस्तों से पापा फ़ोन पर सब कुछ पूछ चुके थे। पापा भैया के जितने भी दोस्तों को जानते थे उन सभी से मालूम किया था, तो सबने इनकार ही किया था कि उन्हें भैया के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन भैया के एक ऐसे दोस्त थे जो उनके साथ ऑफिस में काम करते थे। उनका नंबर पापा के पास तो नहीं था, लेकिन पड़ोस वाले अंकल के पास था, क्योंकि पड़ोस वाले अंकल उस लड़के को अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए मेरे पापा पड़ोस के घर गए और वहां जाने के बाद उन्होंने भैया के दोस्त का नंबर लिया। पापा ने जब उस नंबर पर कॉल लगाई तो उस लड़के की तरफ से कॉल रिसीव होते ही पापा ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें मेरे बेटे के बारे में कुछ मालूम है। उसको भी मेरे भैया के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसने एक ऐसी बात बताई थी जिसने पापा के होश उड़ा दिए थे। उसने बताया था कि अंकल, आपका बेटा दीप्ति नाम की एक लड़की से प्यार करता था। दीप्ति ने उसे अपनी मोहब्बत में दीवाना बना दिया कि उसे उसके अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। 1-2 बार आपका बेटा बातों ही बातों में मुझे ये बात बता चुका था कि मैं दीप्ति को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। बस मुझे इतना ही पता है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। पापा ने जब ये बात सुनी तो पापा घबरा गए थे और उन्होंने जब हम लोगों को भी ये बात बताई तो हम लोग सुनकर बहुत परेशान हुए। मम्मी कहने लगी
कि मैंने तो उसे उसकी पसंद के बारे में पूछा था। अगर उसे वो लड़की पसंद थी तो वो हमें भी तो बता सकता था। अगर वो सच में उस लड़की को लेकर भाग गया है तो उसने बहुत गलत किया है। वो लड़की जो भी थी, जैसी भी थी, हम उसे अपने बेटे की खुशी की खातिर इस घर की बहू बनाने के लिए तैयार थे, तो उसे ऐसा कदम उठाने की क्या ज़रूरत थी। मैंने मम्मी को समझाया और कहा कि मम्मी, हो सकता है कि भैया के दोस्त को कोई गलत फहमी हो गई हो, या फिर भैया सच में अपने काम के सिलसिले में गए हों और उनके दोस्त को ऐसा लगा हो कि वो उस लड़की को लेकर भाग गए। पापा कहने लगे कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर वो अपने काम के सिलसिले में ही कहीं गया है तो वापस लौटकर ज़रूर आएगा। हमने लगभग 1 हफ्ते तक भगवान से हर दिन प्रार्थना की थी और भैया का इंतज़ार करते रहे थे, मगर 1 हफ्ता गुजर गया था। न भैया से कोई कांटेक्ट हो सका था और ना ही भैया घर वापस आए थे। एक तो हम पहले से ही इतना परेशान थे, ऊपर से भैया की स्कीम के लोग हमें बहुत परेशान कर रहे थे। वो बार बार हमारे पास आकर कहते थे कि कमेटी किस दिन खुलेगी और किसको मिलेगी। ये बात तो भैया ही जानते थे, क्योंकि ये सारा काम भैया के ही हाथ में था। उनकी इस स्कीम से कौन कौन लोग जुड़े हुए थे और कौन कौन लोग कितने कितने पैसे महीने में भैया को दिया करते थे, हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। महीना होने को आ गया था। सब लोग कमेटी खुलने का इंतजार कर रहे थे और अपने पैसों की मांग कर रहे थे, मगर कमेटी खुलने से पहले ही भैया चले गए। पापा को लगता था कि भैया की अलमारी में इन लोगों के पैसे ज़रूर होंगे। हमने भैया का पूरा कमरा तलाश कर लिया था, मगर हमें कहीं पर भी 1 रुपया तक नहीं मिला था। इसका मतलब ये था कि भैया इन लोगों के सारे पैसे लेकर चले गए थे। वो लोग पापा को उल्टी सीधी बातें सुना रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारा बेटा कहाँ है और उसका नंबर क्यों नहीं लग रहा। एक बार वो हमारे हाथ लग जाए, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। पापा कई दिनों तक तो उन्हें टालते रहे। वो किसी काम के सिलसिले में गया हुआ है, अभी कुछ दिन में आ जाएगा। लेकिन जब भैया काफ़ी दिनों तक नहीं आए तो वो लोग मेरे पापा के पीछे पड़ गए थे और उन्होंने कहा था कि हम कुछ नहीं जानते, हमें अपने पैसे तुमसे चाहिए। पापा इस बात से बहुत परेशान हो गए थे। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि ये एक अच्छी खासी रकम थी। लोग लगभग हर महीने कुल मिलाकर 4-5 लाख रुपए की रकम लाकर भैया को दिया करते थे और उसके ही हिसाब से भैया उन लोगों की कमेटी निकाल दिया करते थे। इतने ज़्यादा पैसे तो मेरे पापा के 1 महीने की सैलरी भी नहीं होती थी। मेरे पापा तो खुद मेरी शादी की सेविंग्स करने के लिए भैया की इस स्कीम से जुड़ गए थे और उनको हर महीने पैसे दिया करते थे, मगर पापा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भैया इन सब लोगों के साथ साथ अपने पिता के भी पैसे लेकर जा सकते हैं। स्कीम से जुड़े हुए लोगों ने मेरे पापा का जीना दुश्वार कर दिया था। वो चलते फिरते मेरे पापा को जलील किया करते थे और कहते थे कि कहाँ भेज दिया है अपने बेटे को हमारे पैसे लेकर, अगर वो हमें कहीं भी मिल गया तो हम उसकी जान ले लेंगे। भैया ने काम ही कुछ ऐसा किया था कि लोगों के दिल में शक बैठ गया था। पापा काफ़ी दिनों तक उन लोगों को यकीन दिलाते भी रहे थे, मगर अब वो लोग यकीन करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। वो लोग गुस्से से भड़क उठे थे। पापा की कोई बात सुनने को समझने को तैयार ही नहीं थे। अब तो लोगों ने पापा पर हमला भी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो मेरे पापा को चोर बता रहे थे। पापा इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने एक दिन गुस्से में आकर अपनी जान लेने की कोशिश की। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने पापा को बचाया था। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक दिन था, जब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पापा इस दुनिया से चले गए तो मेरी दुनिया ही अधूरी रह जाएगी। मेरे माता पिता ही तो थे जो मेरी पूरी दुनिया थे। इन लोगों के बिना तो मेरी ज़िंदगी ही अधूरी थी। पापा को मैंने बड़ी मुश्किल से समझाया था, आखिर वो कर भी क्या सकते थे। वो इन हालातों से बहुत तंग आ गए थे। एक इज्जतदार इंसान जिसने इतने सालों से अपनी इज्जत कमाई हो और अब उसके बेटे ने उसकी इज्जत को तार तार करके रख दिया था, ऐसा इंसान खुदकुशी ना करे तो क्या करे। मम्मी भी बीमार रहने लगी थी। भैया ने हम लोगों के साथ बहुत गलत किया था। स्कीम वाले लोगों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। चलते फिरते वो लोग हमें जलील किया करते थे। हम लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। पापा भी काम पर नहीं जाते थे। लोगों का हंगामा बढ़ता जा रहा था। उन लोगों के जुल्म भी हम पर बढ़ते जा रहे थे। मेरा जिस लड़के के साथ रिश्ता लगा हुआ था, उसके परिवार वालों तक भी ये खबर पहुंच गई थी कि मेरा भाई लोगों के पैसे लेकर भाग गया है। उन लोगों ने भी हमसे रिश्ता ख़त्म कर दिया था। ये सदमा पापा के दिल को लगा हुआ था। उस दिन पापा और मम्मी बहुत रोए थे। उन्हें मेरी बहुत फिक्र हो रही थी। हमारे पास कोई सेविंग्स नहीं थी। ले देकर मम्मी का जेवर और जिस घर में हम लोग रहते थे सिर्फ वही था। लोगों के पैसे निपटाने के लिए पापा ने हमारा घर बेच दिया था
ताकि हम आगे की ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। वो घर जिसको मेरे पापा ने इतनी मेहनत से बनाया था और इस घर की एक एक चीज़ को मेरी मम्मी ने अपने हाथों से सजाया था, वो घर हमारा बिक चुका था और पापा ने स्कीम से जुड़े सारे ही लोगों को उनके पैसे वापस कर दिए थे। इस सब में मेरे पापा को बहुत नुकसान हुआ था। मेरे पापा बैंक से लोन भी नहीं ले सकते थे क्योंकि उनके ऊपर पहले ही लोन चल रहा था और इस दौरान पापा काम पर भी नहीं जा रहे थे। हम लोगों ने वो मोहल्ला छोड़ दिया और हम वहाँ से निकलकर किराए के घर में आ गए थे। पापा बहुत परेशान रहने लगे थे, दिन रात रोते रहते थे और यही सोचते थे कि उनकी बरसों की इज्जत को उनके बेटे ने मिट्टी में मिला दिया। उन्हें तो उम्मीद भी नहीं थी कि उनका बेटा इस तरह भी उनके साथ गलत कर सकता है। मैंने पापा को तसल्ली दी थी, कहा था कि आप फिक्र न करें, आपका बेटा आपके साथ नहीं है तो क्या हुआ, आपकी बेटी तो आपके साथ है ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैंने पापा से कहा कि पापा, मैं तो आपसे कहती थी कि मैं आपका सहारा बनना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन आपने मुझे जॉब करने ही नहीं दी। पापा कहने लगे कि बेटा, तुम्हारे जॉब करने से क्या होगा। मेरे पापा ने बड़ी मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा था, मगर मैंने पापा से कहा था कि पापा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगी, मैं भैया की तरह नहीं हूँ। पापा कहने लगे, हाँ, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। मैंने कहा, पापा, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो जो मैं करना चाह रही हूँ वो मुझे करने दीजिए। पापा कहने लगे, तो तुम क्या करना चाहती हो बेटी। मैंने पापा से कहा कि पापा, मुझे आगे पढ़ने दीजिए, मैं पढ़ लिख कर किसी काबिल बनना चाहती हूँ और इस बदनामी के दाग को हम सब की ज़िंदगी से मिटा देना चाहती हूँ। पापा कहने लगे कि बेटा, तुम्हारी पढ़ाई दोबारा से शुरू करने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा कि पापा, कोई बात नहीं, मैं अपने बलबूते ही आगे की पढ़ाई कर लूँगी। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, इसीलिए मेरे पास थोड़े से पैसे जमा थे। ये सिर्फ 30 या 40 हज़ार रुपये थे जिससे मुझे एडमिशन मिल सकता था। मैंने ज़्यादा बड़े कॉलेज में तो एडमिशन नहीं लिया था, अपने बजट के हिसाब से ही एडमिशन लिया था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने खूब मेहनत की, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और मुझे कुकिंग बहुत अच्छी करनी आती थी, इसलिए रात के टाइम पर मैं नई नई डिशेस की रेसिपी की वीडियो बनाया करती थी और उनको सोशल साइट्स पर अपलोड कर देती थी। मेरी बनाई हुई खाने की डिशेस लोगों को बहुत पसंद आई और इस तरह से धीरे धीरे मैं कामयाब होती गई। मैं इतने पैसे तो कमा लिया करती थी जिससे मैं आगे पढ़ सकूं। पापा ने भी दूसरी जगह नौकरी ढूंढना शुरू कर दी थी क्योंकि हमने वो मोहल्ला ही छोड़ दिया था। अब हम नए मोहल्ले में रहने लगे थे, इसलिए यहाँ के लोग भी नए थे। यहाँ के ज़्यादा लोग ये बात नहीं जानते थे कि हम किसी मजबूरी में अपना घर बेचकर यहाँ किराए पर रहने के लिए आए हैं। और फिर इतनी मेहनत के बावजूद एक दिन मुझे एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई थी। नौकरी करते हुए भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी क्योंकि मैं सरकारी नौकरी चाहती थी और चाहती थी कि मैं वापस अपना घर ले सकूं। किराए के घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भगवान से ढेर सारी प्रार्थना और कड़ी मेहनत करने के बावजूद मुझे सरकारी नौकरी भी मिल गई थी। कहते हैं ना कि इंसान जब किसी काम को लगन और ईमानदारी के साथ करता है तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता और उसे उसकी मनचाही चीज़ मिलकर ही रहती है। मैंने अपने घर की स्थिति को संभालने के लिए बहुत मेहनत की थी। मेरी गवर्नमेंट जॉब लगने की वजह से इस दौरान मेरे रिश्ते भी आने लगे थे। मेरे घर वाले चाहते थे कि अब वो मेरी जल्द से जल्द शादी कर दें। जब मुझे लड़के वाले देखने के लिए आए तो मैंने उन लोगों से कहा था कि मैं आपके बेटे से शादी तो कर लूँगी, मगर मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद भी मैं अपने पेरेंट्स का ख्याल रखूँ, जॉब करूँ और अपने पेरेंट्स को अपनी सैलरी दूँ। मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना कि मैं शादी के बाद अपने पेरेंट्स को भूल जाऊंगी और कभी कभी अपने मायके आया करूंगी। मेरे पेरेंट्स का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे हमेशा ही उनके साथ रहना है। मेरी ऐसी बात से मेरे पापा भी गुस्सा हो जाया करते थे और लड़के वालों को भी ये बात ठीक नहीं लगती थी। मेरी इसी शर्त की वजह से मेरा कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था। मैंने मम्मी पापा को बोल दिया था कि मैं शादी करूंगी तो किसी ऐसे ही इंसान से करूंगी जो मुझे मेरी शर्तों के साथ एक्सेप्ट कर सके। 5 साल हो गए थे। भैया के बारे में हमें आज तक कुछ पता नहीं चला था। हाँ, लेकिन ये बात कंफर्म हो गई थी कि भैया उसी लड़की को लेकर भाग गए हैं और उन सारे लोगों के भी पैसे लेकर जा चुके थे जो लोग भैया से ढेर सारी उम्मीदें जोड़े हुए थे। मम्मी पापा ने सोच लिया था कि वो भैया को कभी माफ़ नहीं करेंगे। मेरे होश तो तब उड़े थे जब एक दिन मेरे मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल आई थी। जब मैंने कॉल रिसीव की तो मैं दंग रह गई थी कि कॉल भैया ने की थी और भैया कॉल पर रो रहे थे। कहने लगे कि निशा,
मैं जानता हूँ कि तुम सब लोगों को मेरी गलती के बारे में पता चल गया। मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं तुम सब लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं अपनी की गई गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने उसी समय भैया से कह दिया था कि हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी बदल कर रह गई। हम लोग क्या थे और क्या हो गए। भैया कहने लगे कि एक बार मेरी बात तो सुन लो। उन्होंने कहा, जिस लड़की से मैं प्यार करता था उस लड़की ने मुझे लालच दिया था कि तुम लोगों के पैसे लेकर फरार हो जाओ और अपने घर वालों को भी पलटकर मत देखना। हम लोग कहीं दूर चलेंगे और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारेंगे। वो लड़की गरीब परिवार से थी और अकेली थी। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इसीलिए मैंने हमेशा उसकी हर बात मानी थी। मैंने भी यही सोचा कि मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं, उसको मैं यहाँ से लेकर भाग जाऊँगा तो मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, वरना तो मैं मामूली सी नौकरी ही करता रहूँगा। मगर मैं नहीं जानता था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। जिस दिन से मैं इस लड़की को लेकर यहाँ पर आया हूँ और मैंने इसके साथ शादी की है, ये तभी से बीमार रहने लगी है। जितना भी पैसा था वो इस लड़की के इलाज पर उठ गया। मैं इससे शादी भी नहीं कर सका और आज तक मैं इसका इलाज करते करते थक चुका हूँ। इसको एक ऐसी बीमारी लग गई जिसका इलाज बहुत महंगा है। पापा से कहना कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें और मुझे घर में आने की जगह दे दें। मैं गुस्सा हो गई थी और मैंने भैया से कहा कि कौन सा घर, कैसा घर, आपने तो लोगों का भरोसा तोड़ दिया था। लोगों ने हम सबको कितना परेशान किया, आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जिस घर में हम बचपन से रहे थे, आपकी खातिर वो घर हमें बेचना पड़ गया और उन लोगों को उनके पैसे दिए जिन्होंने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। आपने आज तो कॉल कर ली है, मगर आज के बाद कभी भी मुझे कांटेक्ट नहीं करना, क्योंकि हम सब के लिए आप मर चुके हैं। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। उसके बाद भैया ने मुझे काफ़ी कॉल्स की, मगर मैंने उनकी किसी भी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने ये बात मम्मी पापा को नहीं बताई थी, क्योंकि मैं उन्हें ये बात बताकर तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। मम्मी पापा को तो वैसे भी यही कहना था कि हम उसे भूल चुके हैं। अगर वो हमारे सामने भी आ जाएगा तो हम उसे बेटा तक नहीं कहेंगे। काफ़ी सालों की मेहनत के बाद मैंने अपनी मेहनत की कमाई से हमारा एक छोटा सा और अपना घर भी खरीद लिया था। मेरे पापा को बहुत खुशी हुई थी और उन्हें यह एहसास हुआ था कि उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई छुड़वाकर और उसको जॉब ना करने देकर उस समय कितनी बड़ी गलती की थी। लड़कियां गलत नहीं होती, बल्कि लड़कियों के साथ गलत होता है। लड़कियां तो अपने घर वालों का वो सहारा बनती हैं जो उनको मुश्किल से निकाल देती हैं। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत खुश थे और फिर एक दिन मुझे एक ऐसा हमसफ़र भी मिल गया था जिसने मेरे मम्मी पापा को भी अपना पेरेंट समझ लिया था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मैंने जब उसके सामने सारी शर्तें रखी तो उसने मेरी सारी शर्तों के साथ मुझे एक्सेप्ट कर लिया था। आज वो हमारे ही घर में मेरे पेरेंट्स के साथ रहता है और जितना कमाता है वो मेरे पिता के हाथ पर रखता है और उनसे कहता है कि आप भी मेरे पिता ही हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं। मेरी शादी उस लड़के के साथ हो गई। वो मुझे बहुत प्यार करता है और हम सब लोग एक ही परिवार के साथ एक ही घर में रहते हैं। हम सब लोग बहुत खुश हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम लोग भैया को कभी धोखे से भी याद नहीं करते, क्योंकि हम अपनी इस खुशहाल ज़िंदगी में दोबारा से वो बुरे दिन नहीं लाना चाहते जिनको हमने इतनी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी से निकाला था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।